दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम शिक्षक प्रमोशन के पोस्टिंग घोटाले के आगे कोर्ट केस, उसके बाद कोर्ट केस की संभावना और केवीएट के साथ साथ संस्कृत हिंदी प्रमोशन कोर्ट केस से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और तीनों अपडेट को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो शिक्षक प्रमोशन के पोस्टिंग घोटाले की अभी के अपडेट के बारे में बता दूं तो देखिए दोस्तों, शिक्षक प्रमोशन में शुरू से लेकर परसों 7 अगस्त तक के पूरे घटनाक्रम को आप कल के इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। मैं पुराने अपडेट को दोहरा कर आप लोगों का ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। दोस्तों शिक्षक प्रमोशन की संशोधन आदेश को कल स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी उन्होंने निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। कल शिक्षकों का जो है वो एक दल बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे जी से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। इसके बाद दोस्तों आज 9 अगस्त को नवभारत में एक खबर प्रकाशित किया गया है जिसमें बताया गया है कि अब संशोधन आदेश को लेकर शिक्षक संगठन आमने सामने आ गए हैं। कल रविंद्र चौबे जी से 2 गुटों के शिक्षकों ने मुलाकात की है और एक गुट संशोधन आदेश निरस्त करने के पक्ष में है और एक गुट संशोधन आदेश को निरस्त करने के खिलाफ में है। इसके बाद दोस्तों अब शिक्षक पोस्टिंग आदेश को निरस्त कराने के लिए कुछ लोग कोर्ट केस भी दायर करने पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से क्योंकि इसको लेकर 2 गुट बन चुका है, ऐसे में इसका निराकरण कोर्ट से ही संभव है, कोर्ट केस लगना तय है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पोस्टिंग को निरस्त किया जाता है तो हाई कोर्ट के समक्ष किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है उस निरस्तीकरण आदेश को। तो दोस्तों इन तीनों मुद्दों पर पोस्टिंग घोटाला, केवीएट और हिंदी संस्कृत प्रमोशन कोर्ट केस, इन तीनों ही मुद्दों पर कल रात को बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी से मेरी लंबी बात हुई, जो कि मेरे अच्छे मित्र भी हैं देवांगन सर, जिसमें देवांगन जी ने तीनों मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है जिसको मैं आपको वीडियो में आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर शिक्षक पोस्टिंग घोटाला मामला बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच जाता है तो किन किन बिंदुओं को विचार करने के बाद कोर्ट पोस्टिंग आदेश को निरस्त कर सकता है जो लगेगा निरस्त करने के खिलाफ में। तो इस पर देवांगन जी का कहना है कि अगर पोस्टिंग को निरस्त किया जाता है तो यह शिक्षकों के विरुद्ध उनके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा। शिक्षकों को भी उचित सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। यह विधि का स्थापित सिद्धांत यानी कि एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि अगर किसी के विरुद्ध कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो उनको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। इस केस में अभी तक किसी भी शिक्षक को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है इस संबंध में, जो कि उनके अधिकारों का हनन होगा। देवांगन जी आगे कहते हैं कि अगर शिक्षकों की पोस्टिंग को निरस्त किया जाता है तो शिक्षकों को भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। नियोक्ता की गलती का शिक्षक लोग क्यों वहन करेंगे? जिनकी गलती हुई है यानी कि अधिकारियों की, उनको तो निलंबित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। देवांगन जी का यह भी कहना है कि अभी तक अगर कोई जांच हुआ है तो उसकी जांच रिपोर्ट को किसी भी शिक्षक के संज्ञान में नहीं लाया गया है। अगर किसी भी शिक्षक के पीठ पीछे कोई जांच की जाती है तो वह जांच उन शिक्षकों के विरुद्ध लागू नहीं की जा सकती है। जहां तक जांच का सवाल है तो इस मामले में किसी भी शिक्षक को शामिल नहीं किया गया है। जांच किसके द्वारा किया जा रहा है ये भी क्लियर नहीं है। जांच किसके निर्देश में किया गया है ये भी साफ नहीं है। इसके अलावा जांच का क्या बिंदु था ये भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा जांच में कितने लोगों का बयान दर्ज किया गया है और वह कौन है और क्या क्या दस्तावेज पेश किए गए हैं ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। देवांगन जी का कहना है कि कोई भी जांच में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। अगर बिना पारदर्शिता के कोई भी जांच होती है तो वह पूरी जांच प्रभावित होगी। पदांकन यानी कि पोस्टिंग की कार्रवाई करने का काम नियोक्ता का होता है जिसने नियुक्ति किया है और नियोक्ता ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो इसमें शिक्षकों को क्यों सफर किया जा रहा है? पूरी की पूरी संशोधित शिक्षक पोस्टिंग की सूची तो गलत नहीं हो सकती है, इसलिए जांच आवश्यक है और यह बिंदु भी होना चाहिए कि संशोधित शिक्षक में से कितने शिक्षकों की पोस्टिंग गलत तरीके से हुई है, इसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए। इसके अलावा अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी का यह भी कहना है कि जितने भी संशोधन हुए हैं उसमें से कितने प्रतिशत शिक्षकों की पोस्टिंग गलत है यह जांच का बिंदु है। बिना जांच किए और इस पर बिना रिपोर्ट मंगाए निरस्त करना गलत होगा। पोस्टिंग देने का पूरा अधिकार नियोक्ता पर रहता है। अगर कोई अधिकारी किसी शिक्षक को गलत तरीके से पोस्टिंग करता है तो इसमें शिक्षक की गलती नहीं है। सभी शिक्षक पदांकित शाला में प्रमोशनल पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से कार्यरत हैं।
उनका वेतन का आहरण भी वहीं से हो रहा है, उनका सर्विस बुक में सुधार भी वहीं से हो चुका है। इसके अलावा अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी का आगे ये भी कहना है कि शिक्षकों के कार्य के प्रति कोई लापरवाही नहीं है और उनके द्वारा पोस्टिंग दिनांक से अपने कार्य तत्परता पूर्वक किया जा रहा है। बीच सत्र में ही पोस्टिंग को निरस्त करना ये गलत होगा, इसमें बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पोस्टिंग को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आगे देवांगन जी का ये भी कहना है कि अगर पोस्टिंग को निरस्त किया जाता है तो फिर से पोस्टिंग करने में समय लगने की भी संभावना है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिससे शिक्षक भी प्रभावित होंगे और साथ ही साथ बच्चों की भी पढ़ाई प्रभावित होगी। इसके अलावा अभी और भी पदोन्नति किया जाना बाकी है और जेडी को निलंबित किया जा चुका है, जिससे नए जेडी को शिक्षकों के पोस्टिंग करने में असुविधा होगी। इसलिए शिक्षकों के पोस्टिंग को निरस्त करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो भी अधिकारी के द्वारा त्रुटि हुआ है उसको सजा दिया जा सकता है। अगर शिक्षक और अधिकारी सब के सब न्यायालय की कार्यवाही में उलझ गए तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी का कहना है कि अगर शिक्षकों की पोस्टिंग आदेश को निरस्त कर दिया जाता है तो इन सभी तथ्यों को हाई कोर्ट के समक्ष रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से शिक्षक साथियों का ये भी सवाल था कि अगर मामला कोर्ट जाता है और कोई पक्ष स्टे ले आता है तो क्या हम कैविएट लगा सकते हैं। तो इसके संबंध में गोविंद देवांगन जी ने कैविएट की पूरे प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसको लेकर सबसे पहला सवाल वो ये है कि आखिर कैविएट होता क्या है, इसका प्रावधान किसमें दिया गया है। तो इसका जवाब ये है कि कैविएट एक किस्म का आवेदन होता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A में प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत कोई भी पक्षकार कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय से यह प्रार्थना करता है कि अगर कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध उस न्यायालय से कोई वाद दायर करता है तो उस मामले में सीधा एक तरफा स्टे आदेश नहीं दिया जाए, बल्कि कैविएट दायर करने वाले व्यक्ति को भी सुना जाता है। यानी कि सीधा स्टे देने से पहले कोर्ट कैविएटर यानी जिसने कैविएट दायर किया है उसके पक्ष को पहले सुनता है। अब दोस्तों, कैविएट को लेकर दूसरा सवाल यह है कि कैविएट कौन दायर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, कैविएट वो व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसे लगता है कि उनके विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति या पक्षकार कोर्ट से सीधा एक पक्षीय स्टे ऑर्डर ले सकता है, उसको डर है, तो वो व्यक्ति कैविएट लगा सकता है। इसके बाद तीसरा सवाल यह है कि आखिर कैविएट कितने दिन तक प्रभावशील होता है। तो देखिए दोस्तों, कैविएट की समय सीमा इसको दायर करने के दिनांक से 90 दिन यानी कि 3 महीने लगभग 3 महीने तक होती है। यानी कि मान लो 90 दिन के अंदर कोई भी मामला उस कैविएट के विरुद्ध दायर नहीं होता है तो 90 दिन के बाद कैविएट का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो बाद में फिर से एक नए कैविएट दायर कर सकते हैं, जो कि फिर से आगामी 90 दिन तक प्रभावशील रहेगी। इसके बाद तीसरा सवाल यह है कि क्या किसी पक्षकार द्वारा कैविएट दायर कर देने से किसी दूसरे पक्षकार को स्टे मिलती है या फिर नहीं। तो इसका जवाब यह है कि कैविएट दायर कर देने मात्र से किसी सामने वाले पक्ष को स्टे नहीं मिलेगा, ऐसा कहना गलत है। कैविएट का मतलब केवल स्टे पर सुनवाई के दौरान सामने वाले पक्ष जिसने कैविएट दायर किया है उनको भी सुना जाए और सामने वाले पक्ष को सुनने के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि यह स्टे का मामला है तो कोर्ट स्टे दे सकता है। यानी कि दोस्तों, कैविएट दायर होने के बाद भी स्टे दिया जा सकता है। कैविएट का मुख्य उद्देश्य सीधा स्टे देने से पहले एक बार कैविएटर पक्ष यानी जिसने कैविएट दायर किया है उस पक्ष को सुनना मात्र है। इसके बाद भी स्टे देना या नहीं देना यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए आप कम शब्दों में अंत में तीसरे नंबर पर हिंदी संस्कृत प्रमोशन कोर्ट केस से जुड़े अपडेट को भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में गोविंद देवांगन जी ने बताया कि इस केस का पेपर वर्क कंप्लीट होके चेकिंग के प्रक्रिया में चला गया है। यानी कि ये पेपर वर्क होने के बाद चेकिंग हो रहा है कोर्ट में। और इस हिंदी संस्कृत केस की अर्जेंट सुनवाई के लिए गोविंद देवांगन जी ने परसों 7 अगस्त को अर्जेंट सुनवाई के लिए एक केस फाइल जो है वो किया है। कल 10 अगस्त की सुनवाई के लिए कोर्ट से प्रार्थना किया गया है। अब दोस्तों, हिंदी संस्कृत कोर्ट केस में आगे क्या होगा कल 10 अगस्त को साफ हो जाएगा। इसको आपको आगे की प्रक्रिया को आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से शिक्षक प्रमोशन, पोस्टिंग घोटाला और कैविएट के साथ साथ हिंदी संस्कृत प्रमोशन कोर्ट केस से जुड़े तीनों महत्वपूर्ण अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन तीनों मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी से कोई काम है, उनकी अगर ज़रूरत है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप वहां पर संपर्क कीजिए। आपको देवांगन जी का नंबर
सेंड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप शिक्षक प्रमोशन के साथ साथ शिक्षकों से जुड़ी और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।